बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स की। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरेल नाम का एक साइंटिस्ट था। तो हेनरी बेकुरेल ने यह देखा कि कुछ ऐसे भी न्यूक्लियस हैं या कुछ ऐसे भी एटम हैं या एलिमेंट हैं जो खुद ब खुद प्रकृति में खुद ब खुद विघटित होते रहते हैं या टूटते रहते हैं। मतलब यह है कि वो जो न्यूक्लियस, कुछ ऐसे भी न्यूक्लियस हैं जिनसे लगातार खुद ब खुद उनसे कुछ रेडिएशन निकलता है या कुछ किरणें निकलती हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे न्यूक्लियस जिनसे लगातार ये जो कुछ रेडिएशन निकलते हैं उन न्यूक्लियस को रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहा गया। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनसे कुछ किरणें निकलती रहती हैं जो लगातार खुद ब खुद विघटित होते रहते हैं। तो इनकी जो मेन है, आप कह सकते हैं कि इनका लगभग एटॉमिक नंबर जो होता है वो 82 से ज्यादा ही होता है ऐसे एलिमेंट का। तो इनसे रेडिएशन जब निकलता है तो वो रेडिएशन को बांटा गया अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तो ये बताया गया कि जब प्रकृति में कुछ ऐसी भी एलिमेंट है या ऐसे भी न्यूक्लियस है जिनसे लगातार कुछ किरणें निकलती रहती हैं और ऐसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है और उनसे निकलने वाली जो ये किरणें हैं ये उनको रेडियो एक्टिव किरणें कहा जाता है। ये किरणें मेनली अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा की बात जो हमने की है, अल्फा अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अल्फा रेडिएशन जो होता है ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब ये है कि हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके जो शेष बचता है, मतलब इसमें जो होता है 2 प्रोटॉन और 2 क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए अल्फा रे का जो मास है वो कितना होता है? तो अल्फा रे का जो मास होगा वो 2 प्रोटॉन के मास के और 2 न्यूट्रॉन के मास, इन दोनों के सम के बराबर होगा। हम ये जानते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन वो लगभग इक्वल होता है किसके? मास ऑफ न्यूट्रॉन के। न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन लगभग बराबर माना जाता है। तो ये दोनों लगभग बराबर है। तो जो मास ऑफ हीलियम पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा, वो कितने के बराबर होगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के बराबर लगभग होता है। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, ये बात याद रखना। अच्छा, अगर आपसे चार्ज पूछे कि चार्ज कितना होता है, तो चार्ज अल्फा पार्टिकल पे कितना होगा? तो इसके पास अल्फा पार्टिकल पे 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन पे चार्ज, एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव, एक प्लस, तो 2 प्रोटॉन पे +2 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन पे क्या कोई चार्ज होता है? नहीं होता। जब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हो जाएगा वो सिर्फ 2 जो होगा, 2 प्रोटॉन पे चार्ज या 2p, प्रोटॉन के चार्ज का कितना होगा? 2 गुना होगा। ठीक, तो ये बात याद रखना। पिछली बार नेट में यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है। तो मास जो है वो 4 mp होता है और चार्ज जो होता है वो 2p के बराबर। ठीक, ये अल्फा पार्टिकल की बात है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा रेज या बीटा पार्टिकल जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका बीटा रेज 2 तरीके की होती है। पहला तो निगेटिव बीटा रेज और दूसरा पॉजिटिव बीटा रेज। निगेटिव बीटा पार्टिकल से जो जब कई पार्टिकल आपस में मिलकर के बीम बनाएंगे तो वही रेस कहलाती है और कुछ नहीं। तो निगेटिव बीटा पार्टिकल और दूसरा जो है वो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। अच्छा,
तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल क्या होता है? नेगेटिव बीटा पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ही नेगेटिव बीटा पार्टिकल कहा जाता है, और जो प्रोटॉन ये पॉजिटिव बीटा पार्टिकल होता है वो पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन। ये इसका एंटी पार्टिकल है, एंटी। इस पर माइनस ई चार्ज है, इस पर प्लस ई चार्ज। सिर्फ चार्ज ही नहीं बल्कि मास भी, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतने प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंट होता है। लेकिन यहां पर जो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और नेगेटिव बीटा पार्टिकल है, इन दोनों का चार्ज अपोजिट है, चार्ज अपोजिट है, लेकिन मास जो है वो सेम है। इसे एंटी पार्टिकल कहते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं -1 बीटा 0, और इसको जो डिनोट करते हैं +1 बीटा 0। यहां से क्या बात पता चलती है? ये -1 का मतलब ये है कि इस पर जो चार्ज है वो माइनस में 1 है, ठीक है, या इसका जो एटॉमिक नंबर है वो माइनस में 1 है, और ये जो इस पर टोटल न्यूक्लियर मास है वो कितना है? वो 0। न्यूट्रॉन की संख्या या हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रॉन एटॉमिक मास नंबर के लिए लिया जाता है। तो ये -1 चार्ज इस पर है और +1 चार्ज इस पर। तो यही जो बीटा डीके है ये दो तरीके का है, पॉजिटिव बीटा डीके और नेगेटिव बीटा डीके, दो तरीके का होता है। तो बीटा रेज कुछ नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, और ये न्यूक्लियस से निकलती है। ये बात ध्यान रखने लायक है। आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियस तो सर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव से ये नेगेटिव वाली रेज कैसे निकल गई? तो पॉजिटिव से नेगेटिव रेज निकलती है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ क्रियाएं हैं, कुछ ऐसा होता है न्यूक्लियर डिस्टेंस पे जिससे वहां से बीटा रेज भी निकलती है। और तीसरी गामा रेज जो होती है, गामा रेज ये आपका फोटॉन होते हैं, तीव्रगामी फोटॉन होते हैं, बहुत स्पीड से चलने वाली लाइट रेज होती है, बहुत हाई एनर्जी की, सबसे ज्यादा एनर्जी इन्हीं में होती है गामा रेज में। तो ये हाई एनर्जी के फोटॉन होते हैं और ये न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। तो ये अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तो हम यहां पर बात करेंगे बीटा रेज की, या बीटा डीके कैसे होता है। क्या होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस में रहते हैं तो उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से, कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटॉन ज्यादा होते हैं न्यूट्रॉन से, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में हमेशा न्यूट्रॉन की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो स्टेबिलिटी तब बनती है, न्यूक्लियस स्टेबल तब बनता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो? बराबर, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे तभी स्टेबिलिटी बनेगी। और अब बराबर करने के लिए, इससे पहले जब तक ये ऐसी कंडीशन रहती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस रहता है, दोनों की संख्याएं अलग अलग रहती हैं, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो अल्फा, बीटा और गामा रेज जो है वो निकालता रहता है। तो अगर ऐसा है कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है, तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि कुछ न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में बदल जाए, ऐसा होना चाहिए, या फिर कुछ प्रोटॉन और ये प्रोटॉनों, आप कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाए और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए? घट जाए। अगर ऐसा होगा तभी आपका कुछ ये न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी को शो करे। तो अब क्या होता है न्यूक्लियस में, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। अच्छा, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 0, लेकिन प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? +1। तो जब ये कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं यहां पर जितना चार्ज यहां है उतना यहां भी होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है जितना यहां चार्ज उतना यहां। तो यहां पर एक बीटा पार्टिकल निकलता है, या फिर -e एक पार्टिकल निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है, और साथ ही साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। एंटी न्यूट्रिनो एक मासलेस पार्टिकल है जो बहुत स्पीड से चलता है, और इसको हम जल्दी डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। हमें हमारी पलक झपकते ही ये पृथ्वी को पार करके निकल जाएगा, इतनी तेजी से चलता है।
लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट अलग है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन बनता है, और इलेक्ट्रॉन जब निकलता है न्यूक्लियस से तो हम इसको बीटा डीके कहते हैं, बीटा डीके। लेकिन ये न्यूक्लियर डिस्टेंस पर ही होता है, ये बात याद रखना, न्यूक्लियर डिस्टेंस पर ही होता है और उससे ज्यादा डिस्टेंस पे ये नहीं होता। तो ऐसे ही प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, न्यूट्रॉन में अगर कन्वर्ट होगा। वैसे ये संभव नहीं है, संभव इसलिए नहीं क्योंकि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास तो प्रोटॉन से ज्यादा होता है, लेकिन इस कंडीशन में जब देखेंगे तो प्रोटॉन का मास कम है, कोई कम मास वाला पार्टिकल ज्यादा मास वाले पार्टिकल में कभी बन ही नहीं सकता, लेकिन न्यूक्लियर डिस्टेंस पे होता है। और जब होता है तो वो अलग अलग क्रिया है, तो वो धीरे आप 12 तक पढ़ लेंगे। तो यहां पर एक पॉजिट्रॉन निकलता है और इसके साथ एक न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। तो जब ये बीटा डीके होता है, बीटा डीके, तो बीटा डीके हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन टूटा होगा, कुछ रिएक्शन हुआ होगा न्यूट्रॉन के भीतर, जिसकी वजह से वो टूट करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल गया, ठीक है। तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से ही बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके न्यूट्रॉन बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। वो टूट करके ऐसा बनता है, ये चीज तो सही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों मिलकर के ये बनाए, नहीं बनाते, ठीक। तो ये छोटी, अब देखो अभी तक हम बात कर रहे थे 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस जो कि न्यूक्लियर डिस्टेंस थी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूट्रॉन है, इन न्यूट्रॉनों के भी भीतर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी ऐसा कुछ रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये रेज निकलती हैं, तो इसके अंदर भी एक फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स है उस फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, इसकी जो रेंज होगी वो और भी कम होती है, 10⁻15 से भी कम होती है, 10⁻17 के करीब होती है। तो ये रेंज और भी कम होती है, जिसकी वजह, और जब रेंज कम होती है तो एक नया फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो अब टोटल हमारे पास चारों फोर्स हमें मिल गए। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा जो आपका है वो कौन सा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम ये देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फिर लास्ट में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चार फोर्स हैं, और ये आपको किसी भी कंपटीशन में ये चीज आपको पूछी जा सकती है कि कौन सा फोर्स सबसे जबरदस्त है और कौन सा फोर्स सबसे कमजोर है, ठीक। तो ये चारों फोर्स हैं, याद रखना कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद फिर वीक, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने शुरुआती लेक्चर में एक बात कही थी कि जब ये फोर्स लगते हैं तो एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है, एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तभी फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने बात की थी ग्रेविटॉन की, ग्रेविटॉन जो खोजा नहीं गया। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए हमने बोसान पार्टिकल की बात की थी, WZ बोसान, कि जब ये फोर्स लगता है तो एक पार्टिकल है जो एक जिनके बीच ये फोर्स लगता है, उन बॉडी के बीच ये आता जाता है। तीसरा, इनमें जो है फोटॉन है, जो गामा रे सामान्य बताई थी, वो फोटॉन जाता है, और इसमें जो है पाई मेसान जाता है, और यह बुलियन से पार्टिकल आया है उसकी बात कही जाती है। तो जब ये जाता है तो सबसे तेजी से कौन किस में जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो जो फोर्स कैरेक्टरिस्टिक टाइम जो है वो सबसे कम उसमें होगा जो फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक टाइम बहुत कम लगता है, 10⁻22 सेकेंड, बहुत तेजी से ये फोर्स सबसे पहले यही लगता है। अगर चारों फोर्स को हम देखें तो सबसे पहले ये लगेगा सबसे कम टाइम में, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ठीक। तो टाइम जो है वो उल्टा लेंगे, सबसे कम टाइम इसमें लगता है, उससे ज्यादा टाइम इसमें लगता है, उसके बाद इसमें, और इसकी बात ही नहीं की जाती क्योंकि इसका पार्टिकल ही नहीं मिल पाया तो कहां से बात कर पाएंगे।
तो फिलहाल हम लोग इसके पार्टिकल को ढूंढ रहे हैं। लाइगो प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका पार्टिकल जो है वो डिटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए। फिलहाल अब हमारे पास चारों फोर्स हो गए और हम जो है आगे के कुछ लेक्चर में हम और भी तरीके से फोर्स को डिफाइन करेंगे अलग अलग बेस पे। आज के लिए बस थैंक यू।